5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और ख़ास तौर पे जब कहीं दर्द अगर हो जाए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जोड़ों में दर्द आ जाए, घुटनों में दर्द आ जाए या भगवान ना करे कभी फ्रैक्चर हो जाए, तो हमें याद आती है फिजियोथेरेपी की। और फिजियोथेरेपी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में मेरे मन में जानने की इच्छा हुई कि फिजियोथेरेपी होती क्या है, क्यों की जाती है, क्या-क्या इसमें होता है। इसके अलावा हमने इसको फिजियोथेरेपी का जो ये है, मैं 2 पार्ट में इसको करूँगा। पहले पार्ट में तो हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी है क्या? कैसे की जाती है? क्या-क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए? क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें नहीं करना चाहिए? दूसरे पार्ट में हम ये भी लेंगे कि फिजियोथेरेपी का डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या असर है? फिजियोथेरेपी का मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर है? इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हो सकता है कि थोड़ा-सा मार्गदर्शन आपका हो जाए, कहीं न कहीं कुछ लाभ हो जाए। तो इसको लेके हम शाहाबाद में वुमेन हॉकी एकेडमी की फिजियोथेरेपिस्ट रही और एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में भी फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं डॉक्टर गुरनीत कौर। हम उनसे जानना चाहेंगे, हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा-सा समय दीजिए। और ये 2 पार्ट में भी इसलिए करेंगे हम क्योंकि विषय काफ़ी बड़ा है और एक वीडियो, लंबी वीडियो लोग देखना इतना पसंद नहीं करते हैं, तो इसे हम 2 पार्ट में लेके पहला पार्ट और 2 दिन के बाद ही हम आपके सामने दूसरा पार्ट रिलीज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं डॉक्टर गुरनीत कौर के पास। डॉक्टर गुरनीत कौर, 5 मिनट्स अपने लिए में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर गुरनीत, एक चीज़ है, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति हो, मेल हो या फीमेल हो, हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी एबिलिटी बरकरार रखूं, मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हूं। और जब भी एबिलिटी बरकरार रखने की बात आती है, तब एकदम जहन में फिजियोथेरेपी आती है। जब भी मुझे कहीं दर्द हो जाता है, तो मेरी एबिलिटी को बनाए रखने में फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? मतलब फिजियोथेरेपी किस तरह से आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद है? जी, फिजियोथेरेपी आजकल तो अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लाइफस्टाइल में। कि आप का पोस्चर कैसा है, आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, खान पान, हर एक चीज़ जो है वो आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, तो इन वन और द अदर वे। सो फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या करती है, आपको ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे आपको पेन है कहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको पेन हो गया, बैक पेन हो गया, तो अभी बैक पेन से हम बताएंगे कि ठीक है, अब आपको ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देना है, हम आपको मैकेनिकल ट्रीटमेंट देंगे, प्लस आपको एक्सरसाइज बताएंगे। अब एक्सरसाइज में आपकी पोस्चरल करेक्शन भी होएगी। हम बताएंगे कि नहीं सर, आपके उठने बैठने का तरीका गलत है, आप जिस तरह से बैठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पोस्चर को अफेक्ट कर रही हैं, इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। या आपका वर्क लाइफ कैसी है, बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है या बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग जॉब है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से आपको पेन आ रहा है। तो हम एक्सरसाइज बताएंगे, करेक्शन एक्सरसाइज, प्लस जो फिजियोथेरेपी में मैकेनिकल ट्रीटमेंट है वो तो चलेगा ही। तो फिजियोथेरेपी इज़ द नीड ऑफ द आवर। अच्छा, ये तो मतलब एक रूटीन लाइफ का हिस्सा हो गया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका अर्थ कहीं ये भी नहीं है कि फिजियोथेरेपी का मतलब है कि आपको डेली ही फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाना बिल्कुल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन That's so true। आपने अप्रोप्रिएट आदमी के पास जाके ये देखना है कि मैकेनिकल एज वेल एज फिजिकल एक्सरसाइजेस, लेकिन वो कौन सी एक्सरसाइजेस। ऐसा ना हो कि मुझे कोई तकलीफ ऐसी है, एक्सरसाइज में घर पे अपने आप करना शुरू कर दूं, जिससे मुझे और नुकसान भी हो। सर, एक्सरसाइजेस तो बहुत अवेलेबल हैं, जैसे कि बाबा रामदेव भी योगा कराते हैं, योग तो वही लेकर आए हैं देखा जाए तो पर बात ये हो जाती है कि हम अगर हमें पेन है तो क्या वो एक्सरसाइज हमारे लिए करेक्ट है या नहीं है, वो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही पता लगेगा। हाँ, वो भी क्वालिफाइड। लेकिन एक ज़माने में तो क्या होता था, क्योंकि जब मैं छोटा सा था ना, फिजियोथेरेपी ऐसे तो कुछ सुना नहीं था। जी जी जी। क्रिकेट टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे एक नोन थे। जी जी। तो उनके दामाद जी कहते ये इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एज फिजियोथेरेपिस्ट है। व्हाट इज फिजियोथेरेपिस्ट, क्या जरूरत है? अच्छा, उस समय फिजियोथेरेपी में कोई डिग्री भी नहीं हुआ करती थी, बस सिंपल सा फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है, कर लिया। लेकिन उसके बाद ये डिग्री इन्वॉल्व हो गई। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं आपके पास 10 बार आया, आने के बाद मैं खुद ही तो फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। मुझे शरीर रचना का ज्ञान, यानी कि एनाटॉमी का ज्ञान, फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है। वो मेरी क्वालिफिकेशन के साथ ही आ सकता है। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ, फिजियोथेरेपी में क्वालिफाइड हूँ, तब तो मुझे ज्ञान आएगा। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम जो सीधा सीधा सा
मैं अक्सर देखता हूँ यूट्यूब पे कि आपको शाइटिका पेन रहता है, आप एक्सरसाइज के छू मंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो मैजिक क्रिएट करते हैं, और मैजिक हमेशा हर थेरेपी को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये सर ऐसा है कि जैसे मैं भी अगर मैं अपने एक चैनल बनाऊं और उस पर कुछ एक्सरसाइजेस डाल दूं, तो मैं एक जनरलाइज्ड प्रोग्राम डालूंगी। वो स्पेसिफिक कैसे हो सकता है जब मैंने पेशेंट ही नहीं देखा? पेशेंट को क्या, अभी अगर मेरी हैमस्ट्रिंग्स टाइट है और मैं उनको रिलीज नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, और सिर्फ बैक पे फोकस कर रही हूँ, तो उसका बैक का पेन कभी जाएगा ही नहीं। जाएगा, सही बात है ना? बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आपको एक प्रोटोकॉल बनाकर देते हैं। अगर आप उसके अंडर एक्सरसाइज करते हैं तभी आपको फर्क पड़ेगा। एक सीक्वेंसिंग भी होती है एक्सरसाइज की, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी अगर टाइटनेस है तो पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, फिर स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। अभी अगर पहले ही मैं 40 किलो उठा लूंगी तो फिर नेक्स्ट डे तो मुझसे 10 भी नहीं उठेगा। तो उसका एक ग्रेजुअल अप्रोच चाहिए, जो लोग मिस आउट कर देते हैं जब वो गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च करते हैं। और यूट्यूबर्स ने भी ये वही बात है कि जैसे आपने स्वामी रामदेव के बारे में कहा, स्वामी रामदेव जितनी भी एक्सरसाइजेज बताते हैं वो जनरलाइज होती है। बिल्कुल। तो वो कई बार मुझे नुकसान भी कर सकती हैं। बिल्कुल। अब वो फिट है, वो उनके लिए ठीक है वो एक्सरसाइज, या फिर जो जनरल पॉपुलेशन है जिन्हें कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, उनके लिए ठीक है। पर अगर किसी को कोई किसी तरह का पेन है तो फिर उसको एक बार ही तो विजिट करना चाहिए थेरेपिस्ट। मतलब वो प्रिवेंटिव के अंदर तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन अगर आप कहीं किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं तब आप स्पेशलिस्ट के पास जाके उनकी राय लें। बिल्कुल। तो आप अक्सर देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में किस तरह के लोग फिजियोथेरेपी के लिए ज्यादा आते हैं? सर ऐसा होता है, वैसे यूजुअली तो पेन में ज़्यादा आते हैं लोग हमारे पास, है ना? तो मेरे पास थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एकेडमी शाहबाद में जो विमेन एकेडमी है, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं। जी जी जी। बाकी पेन जो है मेजर कॉज रहता है। लेकिन अभी क्या है, अभी लोग टाइटनेस के लिए भी आने लगे हैं कि जी मैं सुबह उठता हूँ मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, इसके लिए भी आने लगे हैं। कि जिसको हल्का फुल्का ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरा पॉस्चर इनकरेक्ट हो रहा है, पेन नहीं है उसको, लेकिन उसको लग रहा है उसके शोल्डर फॉरवर्ड है, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रिवेंशन के लिए भी आ रहे हैं हमारे पास कि हमें आप एक्सरसाइज बता दीजिए ताकि और खराब ना हो ये आगे। ओके। अब लोग अवेयर हो रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने प्रति, अपनी सेहत के बारे में सोचने लगे। हाँ, कि मुझे ये करना चाहिए। अगर सर हम थोड़ा पहले चले जाएं तो थोड़ा टाइम पहले तक क्या होता था, रेफरल्स आते थे कि डॉक्टर ने रेफर कर दिया फिजियोथेरेपी के लिए तो आ रहा है पेशेंट। अभी पेशेंट खुद से आते हैं क्योंकि उनको आइडिया है कि हाँ ये हमको एक्सरसाइज बताकर करेक्ट कर सकते हैं, वो मेडिसिन नहीं खाना चाहते। तो अब थोड़ा सा जहाँ मेडिसिन का रोल है वो तो है ही है, लेकिन पेन के लिए अननेसेसरीली मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तो दे आर लाइक कि हाँ फिजियोथेरेपी के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उसको अप्रोच करें। अनडाउटेडली ये तो है कि पेन किलर्स रिनोटॉक्सिक होते हैं, किडनीज को नुकसान करते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी खत्म करते हैं। तो वो उस दृष्टि से फिजियोथेरेपी मैं अपने इसका बल्कि टाइटल भी क्या दे रहा हूँ वीडियो का, फिजियोथेरेपी द यूनिक थेरेपी, क्योंकि अपने आप में मेडिसिन से फ्री है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साइड इफेक्ट्स के भी ना आते हो अगर हम स्पेशलिस्ट के पास जाए बगैर कुछ करना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और डॉक्टर गुरनीत, एक चीज और जो आम देखने में आती है कि हम मानते हैं कि जैसे फ्रोजन शोल्डर्स हैं, या नी जॉइंट पेन्स हैं, या बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में फिजियोथेरेपी एक बड़ा अच्छी भूमिका इनकी रहती है। लेकिन आमतौर पे लोगों की एक शिकायत रहती है कि जब तक मैं फिजियोथेरेपी सेंटर जा रहा था तब तक तो मैं ठीक था, लेकिन उसके बाद से फिर मैं वहीं का वहीं पहुँच गया। चलिए इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे देते हैं कि हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम जिम करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, हम पतले हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम जिम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम जिम के साथ साथ एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, हम डाइट भी छोड़ देते हैं। सो क्या होता है कि इसमें अभी जिम जाके भी तो हम खुद ही मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल, है ना, बेसिकली। यहाँ पर भी हम पेशेंट से एक्सरसाइज करवाते हैं, हम भी करते हैं नो डाउट, बट उससे मैक्सिमम करवाते हैं, बिल्कुल। तो अगर अभी एक्सरसाइज की हैबिट आप बना लोगे फिर तो ठीक है। अब फिजियोथेरेपी छोड़ने का मतलब ये नहीं है ना कि आप एक्सरसाइज भी छोड़ दो। लेकिन जो इंडिकेट आपको किए हैं, जो आपको बताया गया है, अभी मैंने आपको पोस्चरल करेक्शन बता दी कि सर आप ऐसे बैठेंगे, आपको ये करेक्ट पोस्चर में बैठना है, लेकिन आप फिर मैं यूं करके बैठ रहे हैं, आप ऐसे बैठ रहे हैं, तो
अब वो तो आप ही को मॉनिटर करना है। तो ये हमेशा हम पेशेंट को ये जरूर कहते हैं कि अपने ऊपर मॉनिटरिंग तो सबसे ज्यादा आपकी रहेगी, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आ रहा है 1 घंटे के लिए, बाकी 23 आवर्स पेशेंट क्या कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस पेशेंट को सोचना है। यस एग्जैक्टली। और अगर वो नहीं करता तो दोबारा से फिर शिकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सरसाइज नहीं छोड़िए। फिजियोथेरेपी तो ऑब्वियसली आप हर टाइम तो हर जगह नहीं जा सकते ऑल द टाइम, लेकिन एक्सरसाइज आप हमेशा कीजिए। हाँ, मतलब वो जो प्रेस्क्राइब्ड है आपकी वो एक्सरसाइजेज जरूर बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ फॉलोअप के लिए भी आना चाहिए, कभी 6 महीने में आप विजिट ही कर लीजिए। जैसे हम लैब में जाते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं ना, प्रोफाइल कराते हैं साल 6 महीने में, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करो, उसको बोलो मेरे एग्जामिन कर मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ फॉल्ट है, क्या स्टिफनेस है, बिल्कुल, या फिर मेरी जो फीलिंग्स है, मेरा जो पोस्चर है वो ठीक है कि नहीं, बैठने का तरीका ठीक है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, इट विल बी मोर ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, कि आगे आपको मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आजकल लाइफस्टाइल ऐसा ही है हमारा कि सब ऑनलाइन है, लैपटॉप कंप्यूटर का बहुत काम हो गया है, घर तो में भी लाइफ मैकेनाइज्ड है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, हम कुछ नहीं करते बेसिकली। तो बात ये है, तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि एटलीस्ट कुछ सोचना पड़ेगा। जी जी। पहले ऐसे ही हो जाती थी ना सर एक्सरसाइज, पहले लोग खेत में काम कर लेते थे, घर में वो लस्सी बनाना एंड अलग अलग तरह के है ना, कपड़े धोना, पोछा मारना, उसमें सारी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। पर अभी हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना, वो एक है ना, एक छोटा सा जोक है कि हम गाड़ी में जाते हैं जिम साइकिल चलाने के लिए, तो वही वाली बात। बहुत सारे लोग हैं कि वो जो सैर का पॉइंट है वहां तक तो अपनी कार में जाएंगे, और वहां जाके सैर करके फिर कार में बैठ के अपने घर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी जगह मतलब बेसिकली हम अपने शरीर को जितना आराम देंगे ना, इट इज लाइक अ मशीन। मेरे पास मिक्सर पड़ा है, मिक्सर ग्राइंडर, आई एम नॉट यूजिंग इट, मैं उसको नहीं यूज करी सालों साल, वो जाम हो गई। तो वैसे ही आपका शरीर है, जाम हो गई। अच्छा डॉक्टर गुरनीत, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छी बात कही, पोस्चर चेंज की। अब मुझे भी आपने 1-2 बार पोस्चर्स के बारे में कहा है कि जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो आप मुझे गाइड करती हैं, लेकिन पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। कि मान लीजिए मैं झुक के ऐसे बैठता हूँ, तो मैं ये आदत कैसे छोड़ूं? रात को मैं करवट या सिर पे ऐसे करके लेटता हूँ तो मुझसे ये आदत नहीं छूटती। मान लीजिए, मतलब मैं तो ऐसे नहीं लेटता, लेकिन कोई व्यक्ति है जो ऐसे लेटता है। अच्छा हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसान है छोड़नी, कि लेट के टीवी देखना, लेट के मोबाइल को ऑपरेट करना, या मोबाइल को ऑपरेट करते समय गर्दन को ज्यादा नीचे रखना, या अखबार पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ज्यादा ये रखना, डिस्टेंस पूरी रखना। ये चीजें तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो सोते हुए के पोस्चर है व्यक्ति के, वो उनको कैसे चेंज कर सकता है? क्या मुझे सोने की आदत ऐसी है, तो मैं रात को सोते मैं फिर वैसे ही हो जाऊंगा उसी पोस्चर में। वो बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। जैसे अब हम पिलो प्लेसमेंट्स बताते हैं बहुत बार ना, जैसे साइड टर्न करके किस तरीके से सोना है, सीधा लेटना है तो पिलो प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो आप एटलीस्ट जब तक आप अवेयर हो, है ना, कॉन्शियस हो, आपने सोना शुरू किया, कुछ देर 2 घंटे 3 घंटे कुछ टाइम तो आप वैसा निकालोगे ना, फिर वो धीरे धीरे आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। ओके। ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स ही वो हैबिट बिल्ट होती है। उसको जाने में भी कुछ टाइम लगता है, एकदम से तो नहीं। मतलब हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर हम एकदम से, जैसे अभी कोई नेक के नीचे पिलो लगा रहा है, तो अब मैं उसको 2 पिलो लगा रहा है, तो मैं उसको कहूंगी नहीं आप पिलो मत लगाओ, तो क्या होगा ना, उसको पेन होएगा। मैं कहूंगी ना हाँ आप एक पिलो पे आओ, फिर धीरे धीरे आप एक पतले पिलो पे आओ, एंड देन है ना यू कैन, जैसे हम दवाई टेपर ऑफ करते हैं ना, उस तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि पोस्चर आप एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, ओवरनाइट नहीं हो सकता। या थोड़ी सी हेल्प ऐसे भी ले सकते हैं कि जो मेरे साथ बेड पे मेरे आसपास लेटा हुआ, उसको भी मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा पोस्चर गलत हो जाए, तुम्हारी आंख खुल जाए, तो मेरा वो पोस्चर ठीक कर देना, ताकि ये तो है सर। पहले बड़े बुजुर्ग टोका करते थे, लंबे लोग झुक के चलने की टेंडेंसी बहुत रहती है उनमें, तो टोकते रहते थे कि सीधे चलो सीधे चलो। तो ये टोकना भी एक प्रकार का मतलब फायदा ही करता है आपको हमेशा। बिल्कुल। तो डॉक्टर गुरनीत ने बहुत खूबसूरत सी जानकारी दी पार्ट 1 की। हम अब इसके बाद एक ब्रेक लेके फिर पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा ना तो लोग देखना चाहते हैं, तो बोर भी हो जाते हैं। हालांकि आप इतना अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि वो बोर होने का तो कोई मतलब पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पार्ट 2 में